अभिनव ने हरदेव के मुंह पर उनसे पूछ लिया था कि वो अनन्या को नकारते हुए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स सनी के ही हाथों में क्यों दिए जा रहे थे। ये बात सुनते ही सनी ने अभिनव की कॉलर पकड़ ली और उससे हरदेव से माफी मांगने के लिए धमकी देने लगा। अभिनव को गुस्सा आया और उसने झटके से सनी का हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाया और रूखी आवाज में कहा, मैंने कहा अभी बहुत कुछ बाकी है कहने को। साले जानवर है क्या तू? अभिनव से झटका खाते ही सनी दर्द के मारे अपना हाथ दबाए बैठ गया था। अभिनव ने उसकी ओर देखा तक नहीं और अपनी शर्ट ठीक करते हुए फिर से हरदेव की ओर नजर उठाकर बोला, अगर आपके और अनन्या के बीच किसी तरह का मनमुटाव है तो उसे भी बैठकर सुलझाया जा सकता है। इस तरह से उसको पोजीशन से निकाल देना, माफ कीजिए लेकिन आपको शोभा नहीं देता। अभिनव की बात सुनते ही अनन्या उसका हाथ पकड़ के बोल पड़ी, अभिनव! अनन्या के हिसाब से अभिनव शायद ज्यादा बोल गया था। एक तरफ से उसे लग रहा था कि अभिनव की बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि अभिनव गलत बोल रहा है। अभिनव अनन्या और हरदेव के बीच दूरी बढ़ाना चाहता था या कम करना चाहता था, अनन्या को समझ नहीं आ रहा था। बेवकूफ आदमी, ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। अचानक शर्मिला उस पर चिल्ला पड़ी, तेरी वजह से ही इस घर में बुरी चीजें होती जा रही है, समझा? आप शांत रहो। जो भी हो रहा है उसकी वजह कुछ और है और सिर्फ दादाजी ही वो वजह जानते हैं। अगर एक बार वो अपनी चुप्पी तोड़े तभी पता चल पाएगा कि अनन्या में पोजीशन हासिल करने के लिए कोई कमी है या फिर उसे सिर्फ दूर हटाया जा रहा है। अभिनव ने कॉन्फिडेंटली अपनी बात कही। सनी ये देखकर भभक उठा और उसकी ओर गुर्राने लगा, यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है? तेरी औकात भी है क्या दादाजी से सवाल पूछने की? अभिनव ने उसकी ओर बिना देखे ही कह दिया, बिल्कुल है, मैं अनन्या का पति हूँ। अभिनव तुम करना क्या चाहते हो? अनन्या खींचते हुए अभिनव से बोल पड़ी। वहाँ का माहौल देखकर दीवा को हंसी आने लगी और उसने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, ये सब क्या तमाशा हो रहा है गाइस? आप लोगों की फैमिली में जिस परिवार की यूनिटी की लोग तारीफ करते थे वो ऐसे सब लोगों के सामने कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। चुप रहो तुम। और अभिनव, पापा जी के सामने अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचो, नहीं तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। शर्मिला गुस्से से उबले जा रही थी। उसकी बात सुनकर अभिनव को मन ही मन हंसी भी आई कि पहली बार कोई टाइगर को उसी के मुंह पर उसी के शहर से बाहर निकालने की कह रहा था। मैंने आपसे अभी शांत रहने को कहा था। फिलहाल बोलने की बारी सिर्फ दादाजी की है। और दादाजी, अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते तो फिर इस सनी को इसका मुंह खोलना पड़ेगा। अभिनव ने सनी की ओर देखकर अपनी बात खत्म की, जो अभी भी दर्द में अपना हाथ अपने पैरों के बीच दबाए बैठा था। अभिनव की बात सुनकर हरदेव ने फिर रूखी नजर से अनन्या की ओर देखा। तुम मेरे सवाल का जवाब दे रही हो या नहीं? वो तब तक जवाब नहीं देगी जब तक आप उसको अपना जवाब नहीं दोगे। अनन्या, जब तक ये सारी पॉलिटिक्स समझ ना आए तब तक किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभिनव ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए हरदेव को घूर कर कहा। उसे सुनकर वहां सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। अधिकतर लोग तो आज पहली बार किसी को हरदेव के ऊपर ऊंचा बोलते हुए सुन रहे थे। इससे पहले कि सिंह परिवार का कोई सदस्य अभिनव को कुछ कह पाता, बीच में चिराग ही बोल पड़ा। अभिनव, बस बहुत हुआ। अब अगर एक बार और तूने अपनी गंदी जुबान खोली ना तो मैं दिख नहीं रहा सामने मिस्टर सिंह खड़े हैं। तेरे जैसे फटीचर उनसे नजर तक नहीं मिलाते और तू उनसे जुबान लड़ा रहा है। अभिनव चिराग की ओर पलटा और उससे एक पल के लिए घूरने के बाद धीरे से बोल पड़ा, मैं मेरे परिवार से बात कर रहा हूँ। ये एक पारिवारिक मामला है, बीच में टांग मत अड़ा, नहीं तो तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मेहमान बनकर आया है ना, तो मेहमान बनकर ही खड़ा रहे। बस बहुत हो गया आप। अचानक हरदेव बीच में चिल्ला पड़े और उन्होंने अनन्या की ओर देखा। अनन्या, इसी वक्त डिसाइड करो अपने दादा और अपने पति के बीच किसे चाहती हो। हरदेव की बात सुनकर शर्मिला भी चिल्लाते हुए बोली, निकलो यहाँ से अभिनव। इस वक्त सनी उठकर अभिनव के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। निकलने से पहले थोड़ा हाथ तो साफ करने दो इस पर। सनी ने अभिनव के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने तुरंत ही अपना सिर नीचे झुकाया और बच गया। हवा में मुक्का चलाते हुए सनी अपने उसी हाथ के बल से जमीन पर गिर गया जिसमें उसे दर्द हो रहा था। खड़ा क्या है, निकल! सनी को गिरते देख शर्मिला इस बार जोर से अभिनव पर चिल्लाई।
वो इतना जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतने में सनी अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, ठहर साले, अगर यहाँ से तुझे मैंने एक सिंगल पीस में जाने दिया तो मेरा नाम भी सनी सिंह नहीं। और इतना कहते ही उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। फिलहाल चिराग भी अभिनव पर काफी गुस्सा था, पर वो सनी की तरह कोई मारपीट करके अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वो यही सोच रहा था कि जैसे ही अभिनव के ऊपर से सिंह परिवार का ठप्पा हट जाएगा, वैसे ही वो उसे ठिकाने भी लगा देगा, दिमाग से भी और औकात से भी। इतने में अभिनव ने कहा, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। जब आदमी खुद इलाज ना करवाना चाहे तो डॉक्टर क्या ही कर सकता है। और इतना कहते ही वो अनन्या की तरफ देखने लगा। अनन्या के चेहरे पर सिंह परिवार के बाकी लोगों की तरह गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। अनन्या का चेहरा देखकर अभिनव ने अब सारी उम्मीद छोड़ दी और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी फोन पर बात करता हुआ सनी दौड़कर उसके पीछे आया और उसे पकड़ते हुए बोला, मेरे होते हुए तू इस घर से जिंदा तो नहीं जा पाएगा। अभिनव ने ये सुनते ही पहले सनी की आंख में देखा और फिर उसके हाथ को देखने लगा जो अभिनव की शर्ट पर थे। जैसे ही सनी ने देखा कि अभिनव उसका हाथ देख रहा है तो उसने चुपचाप अपना हाथ अभिनव की शर्ट से हटा लिया। अभिनव मन ही मन मुस्कुराया और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ भी पाता, उसके सामने 2 एसयूवी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सनी ने उन गाड़ियों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत सवाल जवाब कर रहा था ना साले, अभी लोगों से कर। ये दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 गुंडे हैं, कसम से इतना मारेंगे तुझे कि 3 सालों तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। सनी अभिनव को धक्का मारते हुए उन गाड़ियों के करीब चला गया। दोनों गाड़ियों के सभी दरवाजे खुल गए और कई सारे लोग अपने हाथों में क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक्स लेकर निकल आए। अभिनव के सामने खड़े होकर उन्होंने पूरे एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया था। उन्हें देखकर अभिनव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे अब महसूस हुआ कि कल रात को डॉन और रंजन उसकी सिक्योरिटी की चिंता क्यों कर रहे थे। हंगामा और गाली गलौज सुनकर सभी लोग बाहर आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि सनी ने कुछ आदमी बुलवाकर अभिनव को वहां से निकलने से रोक दिया था तो वो भी खुश हो गए थे। सभी को लग रहा था कि अभिनव गुंडों से मार खाने लायक ही था और उससे मार खाने से कोई नहीं रोक सकता था। आखिर कोई फटीचर बड़े लोगों के बीच ज्यादा सवाल जवाब करेगा तो उसका ये हाल तो होना ही था। आज तुझे पता चलेगा सनी सिंह कौन है, साले घर जमाई। सनी ने अभिनव की ओर देखकर चिल्लाया, ये सब लोग तो है ही मदद के लिए, लेकिन तेरी हड्डी पसली एक करने के लिए मैंने एक स्पेशल आदमी को बुलाया है। रुक। सनी पहले गाड़ी की पैसेंजर सीट की ओर गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। आने के लिए थैंक यू डॉन भाई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बस ये बताओ कि कौन है वो चूहा जो परेशान कर रहा है। डॉन ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। डॉन से सनी की मुलाकात 3 महीनों पहले एटीट्यूड क्लब में हुई थी। वहाँ उसने उससे अपना दोस्त भी बना लिया था। वो न सिर्फ डॉन से दोस्ती रखता था बल्कि उसे मोटा हफ्ता भी दिया करता था। सनी जानता था कि डॉन जैसा आदमी वो बकरा है जिसे ऐसी परिस्थितियों में हलाल करने के लिए मोटा ताजा किया जा रहा था। सनी हमेशा से ही अपनी तैयारी पूरी करके चलता था और उसकी इस खूबी से हरदेव भी वाकिफ थे। वो रहा वो चूहा, उसकी अकल ठिकाने लगा दो आज। सनी ने अभिनव की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। अभिनव उन दोनों को तीखी नजरों से देखे जा रहा था। गाड़ी से उतरते ही उस इंसान को देखते ही वो समझ गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि डॉन ही है। वो अब एक्साइटेड भी हो चुका था ये देखने के लिए कि डॉन उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। अरे पूरा ठीक कर देंगे साले को, चिंता मत करो सनी सिंह। डॉन ने ये कहते हुए अभिनव को गौर से देखा और फिर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे सबसे पहले इसी बात का डर लग रहा था कि उसने टाइगर को गाली दे डाली थी। इस बात का ध्यान रखना डॉन भाई कि आज भले ही इसकी हालत मरने जैसी हो जाए पर ये दादाजी से माफी मांगे बिना यहाँ से हिले नहीं। सनी ने भारी आवाज में कहा। अभिनव हरदेव से जिस तरह से पेश आया था उससे अंदर ही अंदर उसे खुशी भी हो रही थी। वो हमेशा से ही अभिनव को पिटवाने का मौका ढूंढ रहा था और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी ओर चिराग भी अपने सामने ये नजारा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा नहीं था कि सनी के पास भी इतने कनेक्शंस थे
और वो अब उनका इस्तेमाल करके अभिनव को पिटवा भी रहा था। सनी, ये सब क्या पागलपन है? भीड़ में से निकलते हुए अनन्या चिल्ला पड़ी। डॉन ने उसे पहले छेड़ रखा था, इसलिए वो जानती थी कि ये आदमी कौन है। अगर उस दिन चिराग उसे बचाने नहीं आता तो डॉन जरूर ही अनन्या की जिंदगी बर्बाद कर देने वाला था। वहाँ खड़े सभी लोगों को अब ये लग रहा था कि अभिनव का बच पाना नामुमकिन था। उनके हिसाब से भले ही अभिनव भी इतना ताकतवर दिखता था कि 2-3 मुक्के मार दे, लेकिन उसके सामने खड़ा डॉन एक जमाने में पहलवान रह चुका था। अनन्या को उसे देखकर ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो अभिनव को जान से न मार डाले। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, इससे मैं निपट लूंगा। सनी ने मुस्कुराते हुए अनन्या की ओर देखा और उसे जवाब दिया। अनन्या ये सुनकर अपने दिल की तेज धड़कन को रोक न सकी और वो तुरंत ही चिराग के पास चली गई। प्लीज प्लीज चिराग, सनी को रोक लो, नहीं तो वो अभिनव को मरवा देगा। अनन्या को अभिनव से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसे किसी तरह की चोट पहुंचे। चिराग ने जवाब में गहरी सांस लेकर कहा, तुम तो डॉन को जानती हो। उसने अनन्या की ओर देखा। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो उसे किसी का बाप ही नहीं रोक सकता। और फिर गुड़गांव तो इलाका भी उसी का है, वो इसके बीच में भी आ गया तो बुरी तरह से पिस जाएगा। वो एक ऐसा जानवर है जिसे सिर्फ टाइगर ही कंट्रोल कर सकता है। टाइगर कंट्रोल कर सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। अनन्या ने घबराते हुए चिराग की ओर देखकर कहा। चिराग ने फीकी मुस्कान दी और कहा, टाइगर अनन्या, टाइगर। अब ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि टाइगर कौन है। सीरियसली, टाइगर कौन है मुझे पता है, पर उससे डॉन का क्या लेना देना? अनन्या के चेहरे पर अभी भी सवाल नोटिस करते हुए चिराग ने गहरी सांस छोड़ी और सीरियस होते हुए कहा, देखो, तुम टाइगर को किसी बड़े बिजनेस टाइकून की तरह जानती होगी, लेकिन वो कुछ और भी है। चिराग उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, देश के सबसे बड़ी माफिया ग्रुप का हेड टाइगर, और ये डॉन भी उसी माफिया ग्रुप के लिए काम करता है। अनन्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मतलब डॉन कोई मामूली गुंडा नहीं है? चिराग ने हामी में अपना सिर हिलाया और उसके बाद अनन्या की नजरें अभिनव के ऊपर पड़ी। उसे देखकर उसने सोचा कि अभिनव का हाल क्या होने वाला था। उसे लगा था कि अब वो इसी माफिया ग्रुप का शिकार बनने वाला था। इधर सनी अभिनव को पिटवाने के लिए बेचैन हुए जा रहा था कि तभी डॉन ने आंखें सिकोड़कर कांपते हुए उससे एक सवाल पूछ लिया, तुमने किसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है? एक बार फिर बताना। अपने सामने अभिनव यानी टाइगर को देखकर अब डॉन इस सिचुएशन को कैसे संभालने वाला था। उसने सनी को देखकर एक और बार पूछा कि उसे किसे मारने के लिए बुलाया गया है। डॉन को लग रहा था कि शायद सनी को कुछ गलतफहमी हो रही थी। अरे डॉन भाई, वो देखो ना, वो खड़ा है, उसी को तो मारना है। सनी ने एक और बार मुस्कुराते हुए कहा, वो जो खड़ा है वही तुम्हारे जीजा है। डॉन की आवाज अब कांपने लगी थी। हाँ हाँ वही है, पर जीजा जैसा है नहीं वो। घर जमाई है साला, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। सनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के लिए गाली सुनकर डॉन ने घबराते हुए उसकी ओर नजर घुमा ली। साला! अभिनव भी उसके हाव भाव देखकर समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा था। हालांकि फिलहाल सिर्फ अभिनव ही नहीं बल्कि उसके पास खड़ी चाहत ने भी डॉन के चेहरे पर पहली बार डर देख लिया था। कुछ दिनों पहले भी जब अभिनव उसे डॉन से बचाकर ले आया था, तभी से वो ये सोच रही थी कि अभिनव जरूर कोई खास आदमी था और वो सभी लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहा था। डॉन को देखकर अभिनव ने धीरे से सिर हिलाया और उसे इशारा किया कि वो उसे टाइगर की तरह ट्रीट ना करे। डॉन ने भी घबराते हुए हामी में सिर हिला दिया और फिर अचानक उसने सनी की ओर पलटकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। डॉन के उस थप्पड़ में इतना दम था कि सनी पास खड़ी गाड़ी से जा टकराया। इससे पहले कि वो उठ पाता, डॉन तुरंत उसके पास आया और उसे कॉलर से खींचकर चिल्लाते हुए बोला, साले, तूने मुझे यहाँ ऐसे गलीज आदमी को मारने के लिए बुलाया है? सड़क छाप गुंडा लगता हूँ क्या मैं तुझे? सनी डॉन का ये रवैया देखकर हैरान हो गया। उसने कांपते हुए कहा, हैं? अरे मारने ही तो बुलाया था ना डॉन तुम्हें, फोन पर भी तो यही बोला था। चुप रह, तुझे पता भी है तूने क्या किया है।
डॉन ने सनी को और कसकर पकड़ लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि सनी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बस उस टारगेट को भी पकड़ ले क्या? एक गुंडे ने डॉन की ओर देखकर पूछा। डॉन ने उसकी ओर अपनी गुस्से से लाल हुई आंखें घुमाई और गुर्राते हुए कहा, नहीं, अगर किसी ने हिम्मत भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने बॉस की धमकी सुनते ही वो गुंडा घबरा कर पीछे हो गया। वहां खड़े अब सभी लोग आश्चर्य में थे कि अचानक ये होने क्या लगा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अभिनव चुपके से वहां से निकल गया। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर सनी की ओर आखिरी बार देखा और फिर निकल गया। चाहत भी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे ही निकल गई। अपने चेहरे पर सदमे जैसे हाव भाव लेकर सनी उन्हें जाते हुए देखे जा रहा था। वहीं दूसरी ओर अनन्या भी अपनी जगह खड़ी होकर यह नजारा देख रही थी। वहां खड़े सभी लोगों के मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर डॉन ने अभिनव की जगह सनी पर क्यों हाथ उठाया था। छोड़ो मुझे! सनी ने डॉन का हाथ अपने शर्ट से छुड़ाया। मुझे नहीं मार रहा है, उसको मारना था। उन्हें क्यों मारना था? तुमने कुछ बदतमीजी की होगी। डॉन उल्टा सनी पर चिल्लाने लगा। सनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो भी खींचते हुए ऊंची आवाज में बोला, अबे वो बदतमीजी से बात कर रहा था। थोड़ी मारपीट करके उसका दिमाग ठिकाने लगाने ही तो तुमको यहाँ बुलाया था डॉन। तुम आखिर क्या सोचकर मेरे ऊपर चढ़ गए और उसे जाने दिया? इससे पहले कि सनी और कुछ बोल पाता, डॉन ने उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। चुप! मैं यहाँ मारपीट करने नहीं आया, समझा ना? गुंडा या क्रिमिनल नहीं हूं मैं। डॉन ये कहते हुए हिचकिचा भी रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी पैसे लेकर लोगों की पिटाई नहीं की थी, लेकिन फिलहाल वो जैसे तैसे अभिनव को ना मारने का बहाना बनाया जा रहा था। उसका मुक्का खाकर सनी ने खांसते हुए खून थूका और फिर गुस्से से डॉन की ओर देखकर कहा, गुंडा नहीं है तो और क्या है फिर? हाँ? आए दिन तो हफ्ता वसूल करता है, मारपीट करता है और अब मना कर रहा है। समझदारी नहीं रख सकता तो ईमानदारी तो रख। सनी की बात सुनकर डॉन और भी ज्यादा गर्म हो गया। उसने फिर अपने लोगों की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मारो साले को! सभी गुंडे अब क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक्स लेकर सनी की ओर दौड़ पड़े। सनी की बुरी तरह से पिटाई शुरू हो गई और सब लोग उसे देखते रह गए। ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको इनको भाई, मार डालेंगे ये लोग सनी को। जिसको मारना था वो तो भाग निकला। सनी को मार खाते देख चिराग की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सनी जैसा अमीर और पावरफुल आदमी इस तरह से गुंडों से मार खा सकता था। अरे रुक जा डॉन, बस कर! मार खाता हुआ सनी तड़पते हुए बार बार यही कहता गया। जब उसका पूरा शरीर घावों से लाल पड़ गया, तभी डॉन ने अपना हाथ हिलाकर अपने आदमियों को रुक जाने को कहा। चलो हो गया अभी, मेरे ख्याल से उसको बात समझ आ गई होगी। सभी गुंडे सनी से हटकर पीछे हो गए। सनी ने फिर से खून थूकते हुए डॉन की ओर देखा। कौन सी बात डॉन? डॉन सनी के नजदीक आया और उसने गुर्राते हुए कहा, अगली बार जिंदगी में कभी मुझे फोन मत कर देना। साथ ही सड़क पर चलता हुआ भी दिख गया ना तो फिर से मार खाएगा, याद रखना। तुझे तो देख लूंगा डॉन, और उससे पहले उस अभिनव की पिक्चर खत्म करूंगा। सनी ने दर्द में करहाते हुए कहा। उसकी धमकी सुनकर डॉन ने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली। चुप साले, तू जानता भी है वो कौन है? डॉन सनी को अभिनव की असलियत बताना चाहता था। वो उसको एहसास कराना चाहता था कि अभी तक जिसे वो गालियां दिए जा रहा था वो देश का सबसे खतरनाक आदमी था। हालांकि अगर डॉन आगे कुछ भी बोल देता तो वही खतरनाक आदमी उसकी जान लेने पर उतर आता। कौन है? वो एक फटीचर आदमी है जो मेरे घर में कीड़े की तरह रह रहा है। सनी ने गुस्से से अपना मुंह खोला और उसमें से और खून नीचे टपक आया। फिर से अभिनव की बेइज्जती सुनकर डॉन उसे वही मार डालना चाहता था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके वो सनी की गर्दन छोड़कर खड़ा हो गया। चलो सब हो गया आज का। डॉन की एक आवाज से ही उसके सारे आदमी वापस जाकर गाड़ियों में बैठने लगे और एक आदमी डॉन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। डॉन आखिरी बार सनी को घूरते हुए उस पर गुस्से से थूका और फिर गाड़ी में आकर बैठ गया।
जैसे ही दोनों गाड़ियां उस जगह से निकली, सभी लोग घायल और लाचार सनी की ओर दौड़ पड़े। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी! भीड़ में से कई लोगों ने चिल्लाया। साइड में खड़े हरदेव दुखी होकर आगे आए और उन्होंने कहा, मुझे लगा नहीं था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन इस कदर बिगड़ सकता है। जहां सभी लोग सनी को संभाल रहे थे और अलग अलग बातें कर रहे थे, वही चिराग अपने दांत पीसकर और मुट्ठी भींचकर पीछे खड़ा था। वो अभिनव को उसकी बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था और वो जानता था कि इससे अच्छा दूसरा मौका उसे नहीं मिल सकता था। उसे पता था कि अभिनव कहाँ और क्या काम करता है, इसलिए उसके खिलाफ प्लानिंग और भी अच्छे से हो सकती थी। दूसरी ओर गाड़ी चलाते हुए अभिनव को महसूस हो रहा था कि चाहत उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि क्यों। कुछ देरी तक ड्राइव करने के बाद ही अभिनव ने एक जगह गाड़ी लाकर रोकी और वो नीचे उतरकर चाहत का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड्स में चाहत भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चली गई। अभिनव, अब तुम्हें क्या चाहिए? अभिनव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। जो कुछ भी हुआ उससे वो अभी भी परेशान था। वो पीटरफील्ड की घड़ी क्या वो सच में तुमने खरीदी है? चाहत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव ने एक पल उसकी ओर देखा और फिर गहरी सांस लेकर हवा में सिर हिलाया। हाँ, एक लॉटरी जीता हूं मैं, उसी से खरीदी है। अभिनव का बहाना सुनते ही अचानक चाहत मुस्कुरा दी। कब तक छिपाओगे अभिनव? यह सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी हो गई। क्या? मैंने कहा कब तक झूठ बोलते रहोगे? उस रात को भी मैंने तुम्हारे और डॉन के बीच की बात सुन ली थी और आज भी मुझे समझ आ गया है कि डॉन तुम्हारी जगह सनी को क्यों मारने लगा था। चाहत की बात सुनकर अभिनव ने उससे नजरें फेर ली। वो नहीं समझ पा रहा था कि अब वो अपने डिफेंस में क्या जवाब दे। चाहत ने भी उसके ये हाव भाव नोटिस कर लिए। तुम कोई और हो अभिनव, तुम वो नहीं हो जो दुनिया को बताते हो। कौन हो तुम? अभिनव ने एक गहरी सांस छोड़कर कॉन्फिडेंटली चाहत की ओर देखा। मैं अभिनव गढ़वाल हूं, तुम्हारी जिद्दी दोस्त का गरीब हस्बैंड। चाहत ने फिर से नाराज होते हुए कहा। फिर से वही बात? तुम आज उस डॉन जैसे आदमी से बच गए। उस दिन क्लब में भी उसके साथ इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा पालतू हो। इसका मतलब तो यही है कि तुम या तो कोई बड़ी चीज हो या फिर तुम्हें काला जादू आता है। अभिनव ने तुरंत ही उसे जवाब दे दिया। लगता है तुम्हारे दिमाग पर किसी ने काला जादू कर दिया है चाहत। उस दिन क्लब में उन जानवरों ने तुम्हें ड्रग्स दिए थे। तुम होश में नहीं थी ढंग से, इसी वजह से वहां जो भी बात हो रही थी तुम्हें जरूर उसका उल्टा ही सुनाई दे रहा था। नहीं नहीं, चाहत ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे पता है मैंने क्या सुना था। अब और बहाने मत बनाओ अभिनव, प्लीज बता दो तुम कौन हो। मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो उसे सब कुछ सच बताना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैं कुछ नहीं हूँ चाहत, एक गरीब बाप की इकलौती औलाद हूँ जो बचपन में ही अनाथ हो गई। जैसे तैसे खुद के दम पर पढ़ाई की, डिलीवरी का काम किया तो आज इस पोजीशन पर हूँ कि खुद का पेट भर सकूं। सबकी किस्मत अनन्या या सनी जैसे नहीं होती ना, कि उन्हें बिना कुछ मेहनत करे भी सब हासिल हो जाए। चाहत ने भी एक पल उसे देखकर फिर नजरें हटा ली और धीरे से पूछा, तो फिर अकरम जैसे आदमी के साथ तुम्हारा क्या लेना देना? अरे मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरे पिता अकरम के यहाँ ड्राइवर का काम करते थे, इसीलिए अकरम मुझे जानता है, बस। चाहत ने फिर से अभिनव की ओर नाराजगी से देखा। वो उससे और कोई सवाल नहीं करना चाहती थी, बस उसे देखते हुए यही सोच रही थी कि आखिर वो था कौन और झूठ किस वजह से बोल रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद ही बात पलटने के लिए चाहत ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल कहीं बाहर घूमने चलोगे? अभिनव ने एक पल सोचा, फिर ना में सिर हिलाते हुए बोला, अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा। तुमने भी देखा आज किस तरह से सिंह परिवार से झगड़ चुका हूं मैं। जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता तब तक घूमना फिरना मुश्किल है। तुम अभी भी सिंह परिवार और अनन्या के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? वो तो तुमसे प्यार करती नहीं, तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है क्या? चाहत ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, जो है वो ठीक है, छोड़े इस बात को। मैं अपना दिमाग शांत करके तुम्हें कॉल करता हूं, बनाते हैं कुछ प्लान। ठीक है, चाहत ने भी मुस्कुरा कर कहा।
और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। अभिनव भी उसे जाते देख अपनी गाड़ी में बैठ गया और अकरम के रेस्टोरेंट की ओर निकल गया। दूसरी ओर एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रिक्लाइनर पर बैठा आदमी अपनी सिगार फूंक रहा था। इसी वक्त उसके ऑफिस का गेट किसी ने खटखटाया। कम इन। दिक्पाल सर, वो एक बिजनेसमैन आपसे बात करना चाहता है, उसे किसी मदद की जरूरत है। दिक्पाल के आदमी ने कहा। दिक्पाल ने उसकी ओर बिना देखे ही पूछा, कौन बिजनेसमैन? देवेन कुमार, डीके कॉर्पोरेशन। देवेन का नाम सुनते ही दिक्पाल ने थोड़ा पलटकर अपने आदमी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कई सारे सवाल नजर आ रहे थे। क्या दिक्पाल अब देवेन की मदद करने वाला था? क्या देवेन उससे मदद के बदले टाइगर की इंफॉर्मेशन देने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।